नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और सरकार का गठन हो गया और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। जो मोटा मोटी अगर कैबिनेट भी देखें तो लगभग पुराने चेहरे को ही रिपीट किया गया है। कुछ नए चेहरे जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जगह है वहां पे पुराने चेहरे ही आपको दिखाई दे रहे हैं। सरकार का दावा है, सत्ता पक्ष का दावा है, एनडीए का दावा है कि पूरी तरीके से मजबूत सरकार है, बहुमत हमें मिला है, जनादेश हमारे साथ है, इसलिए हम 5 साल सरकार पूरा करेंगे। फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये तो अल्पमत की सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है, 3 टांगों की सरकार है। उधर जयराम रमेश कह रहे हैं कि 2/3 के प्रधानमंत्री हैं, इज्जत बचाने के लिए विदेश जा रहे हैं। मतलब इस तरीके के बयान क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है जनता को? अगर मोदी के साथ समर्थन नहीं है तो समर्थन किसके साथ है? देखिए, आपने सही कहा कि वो 1/3 प्रधानमंत्री या सरकार गिर जाएगी, 6 महीने चलेगी या 1 साल बाद गिर जाएगी। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इस तरीके की जो बातें हैं, चाहे कोई सा भी दल हो जो विपक्ष में हो, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो अपने गठबंधन सहयोगी हैं, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए वो कहता ही है। चुनाव से पहले हम देखते हैं कि कोई 400 पार का नारा दे रहा होता है, कोई 300 पार का नारा दे रहा होता है, कोई 295 सीटें आने की बात कह रहा होता है। अब चुनाव बाद लोग कहते हैं कि अगर स्पष्ट जनादेश नहीं मिला जैसा कि इस बार, तो नहीं, अब 1 साल बाद हमारी सरकार बन जाएगी, 1.5 साल बाद बन जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे आज जो कांग्रेस कह रही है कि ये जो सरकार है 6 महीने बाद गिर जाएगी या 1 साल बाद गिर जाएगी, ऐसा ही तब हुआ था जब 2004 में एनडीए की सरकार चली गई थी, अटल जी की सरकार चली गई थी। उस समय जब बीजेपी के तमाम मंत्री जब अब मंत्री नहीं रहे, अब वो एक तरह से राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए थे, तब वो सब यही कहते थे कि ये जो सरकार है बस क्योंकि बंगाल का चुनाव आने वाला है तो बंगाल चुनाव तक ही ये सरकार है, ये जो सरकार है 6-7 महीने में गिर जाएगी। इस तरीके की बातें उस समय भी कही जाती थी, लेकिन वो सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। आप कह रहे हैं 1/3 प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार-बार जयराम रमेश, तो जयराम रमेश को देखना चाहिए कि हमारा जो लोकतंत्र है वो उसमें राजनीतिक गणित ज़्यादा है। यहाँ पर आप बात करेंगे अगर इस चीज़ की कि भई ये जो आपका लोकसभा चुनाव में आपको किसको कितनी सीटें मिली हैं, उसके आधार पर चीज़ें तय होती हैं। और गठबंधन में कोई सा भी दल जो कि सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा है, या जो अगर हम कह सकते हैं कि जिसके साथ पार्टनर्स ज़्यादा हैं, वही सरकार बनाता है। और ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। आज आप मोदी जी को कह रहे हैं कि 1/3 प्रधानमंत्री, तो जरा बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जी कितने तिहाई प्रधानमंत्री थे? आप बता दीजिए कि जो चंद्रशेखर जी हैं वो कितने तिहाई प्रधानमंत्री थे? आप बता दीजिए कि वीके गुजराल जी कितने तिहाई प्रधानमंत्री थे? आप बता दीजिए कि देवगौड़ा जी कितने तिहाई प्रधानमंत्री थे? आप बता दीजिए कि जो वीपी सिंह जी थे वो कितने तिहाई प्रधानमंत्री थे? तो ये चीज़ें, नरसिम्हा राव जी कितने तिहाई और प्रधानमंत्री इस थे? आधार पे आपको ये भी बताना होगा कि आप वो मानते हैं कि मोदी 2 कार्यकाल में मजबूत प्रधानमंत्री थे। जी, बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है कि आपको देखना होगा कि जब आप इस बात को स्वीकार करिए कि जो एनडीए है, वो चुनाव पूर्व गठबंधन एकमात्र ऐसा है जिसको कि स्पष्ट जनादेश मिला है। अभी आप देखिए कि एनडीए का जो स्वरूप चुनाव से पहले था, उसमें कोई नया दल एंट्री नहीं हुआ है, ना ही किसी निर्दलीय ने समर्थन दिया है। जो स्वरूप चुनाव से पहले था, उसको ही जनादेश मिला है और वो अब सरकार बना चुका है। अब जो बार-बार सरकार के स्थायित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि क्या जेडीयू भागने की स्थिति में है? आपको देखना चाहिए क्या चंद्रबाबू नायडू भागने की स्थिति में है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भागने की स्थिति में है। आप चंद्रबाबू नायडू का जो टीडीपी पार्टी है, उसका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। उस मैनिफेस्टो के आधार पर चंद्रबाबू नायडू को अब तक की सर्वाधिक सीटें मिली हैं आंध्र प्रदेश में। उनका ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। वो सबसे बड़ी जीत इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने जो तमाम जो खासतौर पे 6 प्रॉमिसेस किए हैं आंध्र प्रदेश की जनता के लिए, अगर मैं जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है, जो उन्होंने वादे किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए उनको एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि वो अपने वादे पूरे कर सकें। और चंद्रबाबू नायडू को पता है कि वादे पूरे नहीं करने में जनता आपको सत्ता से उठा के फेंक देती है। जो हाल कांग्रेस का कर्नाटक में हो रहा है। जी, तो 20-25 हज़ार करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो कहाँ से आएँगे पैसे? अगर आपके पास ये ऑप्शन ठीक है, चंद्रबाबू नायडू के पास है कि वो यूपीए में भी या इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। लेकिन उनके सामने आप देखिए ना, ये दिक्कत है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं, तो वहाँ पर तमाम दल हैं।
चंद्रबाबू नायडू को ही खुश नहीं करना होगा, वहाँ पर हम्म। उन तमाम दलों को भी खुश करने की बाध्यता होगी। आप देखिए कि जितने बीजेपी के अकेले सांसद हैं, उतने सारे इंडिया गठबंधन के मिलाकर भी नहीं हैं। तो उनको पता है कि मेरी माँगें कहाँ पर आसानी से पूरी हो सकती हैं। स्टेटस जो उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए राज्य के लिए, वो भी मिल सकता है। जो मैं बता रहा हूँ आपको 6 प्रॉमिसेस पूरी करने के लिए उनको जो अभी 4500 करोड़ रुपए, तो मेरे को लगता है कि शायद ये इसी जून महीने में उनको चाहिए। हम्म। तो ये जो खर्चे, और खजाना खाली है आंध्र प्रदेश सरकार का, कर्ज काफ़ी बढ़ चुका है, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप जब यहाँ पर रहेंगे तो हो सकता है कि वो कोई रास्ता निकाला जाए ताकि आप अपनी जो 6 प्रॉमिसेस पूरे कर सकें। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, ठीक है कि वो पलटू राम की एक छवि उन्होंने बना ली है, लेकिन फिलहाल की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें ऐसा लगता उनका नहीं भी कि सत्ता बिहार में सुरक्षित है। सत्ता सुरक्षित है। चुनाव वहाँ पर होने हैं, यहाँ पर उनको आसानी से फिर से उनको सीएम कैंडिडेट बना दिया जाएगा। उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो मंत्री पद पर समायोजित हो चुके हैं, तो और अगर वो नहीं होते वहाँ पे मंत्री पद पर, तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ खटपट होती रहती। तो अब सब लोग काम पर लगे हुए हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एनडीए के जो स्वाभाविक सहयोगी नीतीश कुमार शुरू से ही रहे हैं, बार-बार पलट के वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, जो कि उन्होंने कहा भी था कि जब एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि तब उन्होंने कहा था कि अब हम सब दिन आपके साथ रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने वादा तो कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि वो अपने वादे पर कितने खरे उतरते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो दूसरा गठबंधन है, वो उनको शायद ये इज़्ज़त, ये सम्मान या वो महत्व नहीं दे पाए, क्योंकि उसको वहाँ पर और भी लोगों को वही चीज़ें प्रदान करनी है। तो वहाँ पर ऐसी खिचड़ी सरकार बन जाएगी जिसके स्थायित्व पर सबसे ज़्यादा सवाल होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें बनिस्बत मोदी सरकार की, तो यहाँ पे स्थायित्व पर ज़्यादा कोई सवाल है नहीं। और हम अपने पूर्व में भी बता चुके हैं इस बात को कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चले भी जाएँ साथ छोड़कर, तो भी 6-7 की शॉर्टेज है। और बीजेपी आजकल, क्योंकि राजनीतिक गणित अगर हम बात करें संख्या जुटाने की, तो उसमें वो माहिर हो चुकी है। तो 6-7 की संख्या पूरी करना उसके लिए कोई ज़्यादा कठिन काम है नहीं। और ख़ास बात ये है कि आप देखिए कि जो जनता है, जनता ने ये जो आप चुनाव का अगर परिणामों का विश्लेषण करेंगे, तो पाएँगे कि जनता ने जिस तरीके से तोड़-फोड़ या क्या बोलते हैं, जो दल-बदलू होते हैं और या जो सरकार गिराने में के काम में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाया है इस बार जनता ने। तो मुझे लगता नहीं कि विपक्ष ये गलती करेगा कि वो सरकार को गिराने का प्रयास करे। और मोदी जी सरकार बनाना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं। तो मुझे लगता नहीं सरकार के स्थायित्व पर सवाल उठते रहेंगे। देखिए, राजनीति चलती रहेगी। नीतीश कुमार एक बैठक में नहीं गए, तो मीडिया चलाने लगता है कि नाराज़ हो गए। और ये क्योंकि गठबंधन सरकार का युग आ चुका है, तो ये इस तरीके की खबरें रोज़ाना रहेंगी। कोई एक व्यक्ति अगर 3 दिन नहीं दिखा, तो उसके बारे में खबरें चलने लगेंगी। तो इन सब चीज़ों पर नहीं जाते हुए मुझे लगता है कि, और जैसा आपने अभी कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में वही मंत्री लगभग अपने पुराने मंत्रालयों में आ गए हैं, तो जो काम चल रहा था वो काम चलता रहेगा। 5 साल मुझे लगता नहीं सरकार को कोई खतरा है। बिल्कुल। सर, हमने बात की किस तरीके से सरकार का गठन हुआ है, और चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन कहीं न कहीं मजबूती दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से हो रही है। लेकिन सर, इसी दौरान एक चर्चा और है, और वो शब्द जो है वो अहंकार है, जिस पे खूब चर्चा हो रही है। अगर आरएसएस प्रमुख के बयान को देखें, तो उसमें भी उन्होंने अहंकार से संबंधित कुछ बयान दिए, और एक तरीके से सलाह था बिना किसी का नाम लिए हुए। इंद्रेश कुमार जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया, हालांकि पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस पार्टी को 241 आई है उसका जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर इसको सफाई भी दी। ऐसे में सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि संघ और भाजपा के बीच में, और आप दोनों को जानते हैं, दोनों को करीब से आप कवर करते रहे हैं, तो वाकई में कोई दरार है? वाकई में कोई ऐसा पेच है जो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? वाकई में संघ पार्टी को कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो अभी भागवत जी का बयान सुना आपने, या इंद्रेश जी का सुना है, या जो ऑर्गेनाइजर ने लिखा, इसमें एक चीज़ तो स्पष्ट थी। ये तनाव और खिंचाव, अगर हम इन दोनों शब्दों को छोड़ दें, तो एक चीज़ स्पष्ट थी कि जो बीजेपी है वो इस बार के चुनाव में पूरे परिवार को साथ लेकर नहीं चली है। समन्वय की कमी थी। और नरेंद्र मोदी के आभा मंडल में जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा समझने लगे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा जो है हर बार हकीकत ही बनेगा। और जब उनको सबको ही लग रहा था कि अब की बार 400 पार की गूंज जब हर जगह सुनाई दे रही है, तो 400 पार जब होने वाला है, तो फिर इनकी क्यों सुननी, उनकी क्यों सुननी, बस अपना काम करते रहो। और बूथ पर भी क्यों जाना? हाँ, बूथ पर भी क्यों जाना।
और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वाराणसी में जब प्रधानमंत्री जी ने अपना रोड शो किया था पर्चा भरते समय, तब उन्होंने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो बैठक ली थी, उसमें स्पष्ट कहा था कि ये जो रोड शो में भीड़ दिख रही है, ये जो हम अपने भाषण सुनने के लिए हमारे जो लोग आते हैं, रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है, इससे हमको आत्ममुग्ध नहीं होना है। हमको जब तक हमारे बूथ मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम चुनाव नहीं जीत पाएँगे और मुझे लगता है कि शायद इस सलाह पर किसी ने गौर नहीं किया, इसलिए वाराणसी में मोदी जी का भी जो जीत का अंतर है, वो घटा है पिछली बार की अपेक्षा। तो एक चीज़ अगर हम देखें तो समन्वय की कमी थी और दूसरा ख़ास तौर पे ये था कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं और राज्यों में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये मानकर चल रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो एकदम ठीक है और इसी आधार पर हम चुनाव जीतेंगे और इनको लग रहा था कि जैसे हर बार मोदी जी का नाम ही चल जाता है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे थे और दिल्ली में जो केंद्रीय नेता हैं, उनको राज्यों से फीडबैक सही नहीं दिया जा रहा था। कुछ एक जो 4-5 लोग जो हर जगह कब्ज़ा करके बैठे हैं, वो आगे फीडबैक सही नहीं दे रहे थे और वो जब आगे फीडबैक सही नहीं जा रहा था, तो नीचे भी उस चीज़ को महसूस किया गया, उसका नुकसान अब सामने है। और उस समय चुनाव से पहले बहुत सारे तमाम नेताओं ने कई सांसदों के टिकट काटने का, उम्मीदवार बदलने का जो आग्रह किया था, उसको भी दिल्ली ने सुना नहीं क्योंकि संघ की तरफ से भी किया गया हाँ, था। उनके पास फीडबैक जो था वो सही पहुँचा नहीं। जबकि बीजेपी में जो तंत्र है वो बड़ा कह सकते हैं कि एकदम माइक्रो लेवल पे है, उसके बावजूद इतनी बड़ी खामी इनसे हो गई। तो ये चीज़ साफ है कि बीजेपी ने समन्वय की कमी रखी है और जो आरएसएस ने कहा है, आरएसएस ने कोई आलोचना नहीं करी है। देखिए, आरएसएस आलोचना नहीं करता है कभी भी, वो आपको सही सलाह देता है, वो मार्गदर्शक की तरह काम करता है और आज भी वो सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखा रहा है, जिससे ये लोग भटक गए हैं। तो आरएसएस का ये कहना है कि आप अहंकार, जो सच्चा सेवक है वो अहंकार नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की सीधी आलोचना की गई है। इसका मतलब ये है कि जो अहंकार सब में आ गया था, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में नहीं, सब में जो अहंकार आ गया था, उस सच्चे सेवक को अहंकार नहीं करना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या करें, इसको छोड़कर आप काम में लगिए और काम में लगेंगे तो फिर से नाम होगा। तो यही सलाह संघ ने दी है। और जो इंद्रेश कुमार जी ने कहा, आपने 241 की बात करी, तो इंद्रेश कुमार जी कई बार थोड़ा उनका स्वभाव ऐसा है कि वो कई बार एकदम खरी-खरी बोल जाते हैं चीज़ें और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं। वो आरएसएस के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं, इसलिए आरएसएस ने भी उनके बयान से अपने आप को दूर किया है और इंद्रेश कुमार जी ने भी अपने बयान पर सफाई दे दी है। लेकिन ये किसी की आलोचना कर दिया, परिवार में अगर कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, तो परिवार के लोग उसको बोलते ही हैं, वो उसका बुरा नहीं चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि वो सही राह पर आ जाए। बिल्कुल। तो आरएसएस ने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि उसको आलोचना या निंदा शब्द या तनाव या खिंचाव जैसे शब्द उसके लिए उपयोग नहीं किए जाने चाहिए। आरएसएस एक मार्गदर्शक की तरह, कुशल मार्गदर्शक की तरह सही राह दिखा रहा है और मुझे लगता है कि वो और बीजेपी हमेशा उस आरएसएस की जो भी सलाह होती है उसको मानती है। तो मुझे लगता है कि सलाह मानेगी बीजेपी और सही राह पर लौटेंगे तो फिर से विजय रथ आगे बढ़ेगा। 2004 का जो चुनाव था लोकसभा का, उस समय भी बीजेपी और आरएसएस के जो संबंध थे वो उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि समन्वय की कमी थी। समन्वय की कमी होती है अगर, और सुदर्शन जी शायद उस समय संघ अध्यक्ष है और वो तो सीधे-सीधे वाजपेयी सरकार की आलोचना भी कर देते थे। जी, बिल्कुल। उस समय वो भी एक बड़ी कमी थी कि बीजेपी की उस समय तत्कालीन नेतृत्व की कि संघ के साथ समन्वय नहीं किया गया और जब बड़े नेताओं में समन्वय नहीं दिखता है तो नीचे के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी समन्वय के साथ काम नहीं करते हैं। तो ये इसका जो नुकसान होता है वो चुनाव में हो जाता है और जो चुनाव में जो नुकसान हुआ है उसका एक बड़ा कारण है। वरना संघ के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरीके से जन सामान्य के साथ संपर्क में रहते हैं, अगर संघ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन शायद समन्वय की कमी की वजह से संघ के कार्यकर्ताओं ने पहले की तरह काम नहीं किया और उसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। और अब जैसा कि आत्ममंथन का दौर संघ परिवार के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों में चल रहा है, बीजेपी में भी चल रहा है, देखना होगा कि आगे क्या चीजें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।